नमस्कार, स्वागत है हमारे इस कक्षा में जहां हम एनसीईआरटी बुक को विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। आज हम हिंदी व्याकरण में भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण को देखेंगे। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। अर्थात भाषा वह है जिसे बोला जाए। भाषा का संबंध व्यक्ति के विचारों से है। विचार मुख रूप में उठते हैं, लेकिन जब विचारों को ध्वन्यात्मक रूप प्रदान कर दिया जाता है तो वह भाषा बन जाती है। भाषा का प्रयोग अधिकतर बोलकर किया जाता है। जैसे क्या तुम्हें घर नहीं जाना है? जाना है आंटी, पर मैं पिंकी का इंतजार कर रही हूँ। जैसे इस वीडियो में आपने देखा कि दोनों भाषा के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान, दूसरों की बातों, भावनाओं को समझने और अपने विचारों को दूसरों तक प्रेषित करने का कार्य कर रही है। अर्थात भाषा जो है वो भावों और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम होती है। भाषा के रूप मनुष्य अपने विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है और दूसरे उसे सुनकर या पढ़कर समझते हैं। इस आधार पर भाषा के दो मुख्य रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा जब मनुष्य बोलकर अपने विचारों को दूसरों के समक्ष प्रकट करता है तो दूसरे सुनकर उसे समझते हैं। यह मौखिक भाषा है। यह भाषा का मूल रूप है। दूसरा लिखित भाषा, जब मनुष्य लिखकर अपने विचारों को दूसरों के समक्ष प्रकट करता है तो दूसरे पढ़कर समझते हैं। यह लिखित भाषा है। लिखित भाषा को लिपि द्वारा प्रकट किया जाता है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसके अतिरिक्त विशेष परिस्थितियों में अपने विचारों को प्रकट करने के लिए मनुष्य कुछ संकेतों का भी प्रयोग करता है। उन्हें सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे हाथ हिलाकर किसी को रुकने का इशारा करना, किसी की तारीफ करने के लिए अंगूठे और अंगुलियों को मिलाकर घेरा बनाकर दिखाना। व्याकरण में सांकेतिक भाषा का अध्ययन नहीं। विश्व में अनेक भाषाएं हैं, भारत में भी अनेक भाषाएं हैं। इनमें से 22 भाषाएं भारतीय संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त कर चुकी हैं, जो निम्न हैं: हिंदी, कश्मीरी, डोंगरी, उर्दू, पंजाबी, असमिया, बांग्ला, उड़िया, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, संस्कृत, सिंधी, नेपाली, कोंकणी, मैथिली, संथाली, मणिपुरी और बोडो। ये 22 भाषाएं भारतीय संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त कर चुकी हैं। अगला टॉपिक है हमारा मातृभाषा। मातृ अर्थात माँ। माँ और परिवार से सीखी भाषा को ही मातृभाषा कहा जाता है। जैसे हिंदी भाषी परिवार में जन्मे बालक की मातृभाषा हिंदी होती है, उसी प्रकार तमिल या तेलुगु परिवार में जन्मे बच्चों की भाषा हिंदी ना होकर तमिल या तेलुगु होगी। अगला है राजभाषा। राजभाषा का अर्थ है राजकाज या सरकारी कामकाज की भाषा। 14 सितंबर 1949 को संविधान में हिंदी को राजभाषा अर्थात सरकारी राज कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकृति दी गई। इसलिए 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रभाषा, राष्ट्र की भाषा, देश की भाषा। भारत में अनेक राज्य हैं और हर राज्य की अपनी भाषा है। जैसे जम्मू में डोगरी, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, केरल में मलयालम, तो असम में असमिया आदि। भारत के सभी राज्यों में हिंदी भाषा सामान्य रूप से समझी और बोली जाती है, अतः हिंदी को राष्ट्रभाषा भी कह सकते हैं। अगला संपर्क भाषा, वह भाषा जो जन जन के बीच संपर्क का माध्यम बनती है, संपर्क भाषा कहलाती है। अर्थात जो वैचारिक, सांस्कृतिक एवं भाषिक स्तर पर आपस में जोड़ने का कार्य करे। भारत में यह भूमिका हिंदी निभाती नजर आती है। भारतीय अलग अलग भाषा के होते हुए भी हिंदी के माध्यम से अपने संपर्क बनाए रखते हैं।
जैसे उत्तर भारतीय से दक्षिण पूर्वी या पश्चिमी भारतीय हिंदी में ही बात करता है। यह संपर्क भाषा है। अब हम बोली को देख लें, बोली क्या होती है। भाषा और बोली में अंतर होता है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। बोली देश के किसी भी भाग में बोली जाने वाली वह भाषा है जिसका अपना साहित्य नहीं होता, अपनी लिपि नहीं होती। बोली में 10-20 मील की दूरी में ही हल्का सा परिवर्तन आ जाता है, परंतु उसके प्रचलित और सामान्य रूप में कोई परिवर्तन नहीं आता। ब्रज, अवधी, खड़ी बोली में साहित्य रचना भी हुई, परंतु आगे चलकर केवल खड़ी बोली ही वर्तमान हिंदी भाषा का रूप ले पाई, जिसका व्यवहार हम आजकल करते हैं। लिपि क्या है? भाषा का मूल रूप मौखिक है, जबकि लिखित रूप बाद में विकसित हुआ। बोली जाने वाली ध्वनियों को अस्थायी रूप प्रदान करने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। ये चिन्ह ही लिपि कहलाते हैं। अर्थात किसी भी भाषा के वर्णों के लिखने की विधि लिपि कहलाती है। लिपि न होती तो इतिहास की अनेक सूचनाएं हम तक नहीं पहुंच पाती। निश्चित चिन्ह अथवा संकेत ही अक्षर या वर्ण कहे जाते हैं। अंग्रेजी में इन्हें अल्फ़ाबेट कहा जाता है। विश्व में कुछ भाषाओं की लिपि एक समान है तो कुछ भाषाओं की अलग। जैसे यूरोपियन भाषाओं की लिपि रोमन है, परंतु सभी भारतीय भाषाओं की लिपि देवनागरी नहीं है। भारत की अधिकतर लिपियां का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। प्राचीन काल में लिपि चित्रात्मक रही होगी। सिंधु घाटी में मिले सिक्कों पर यह लिपि नजर आती है। आज की चीनी और जापानी भाषा को इसी श्रेणी में रखा जाता है। कुछ प्रमुख भाषाएं एवं लिपियां जैसे संस्कृत की देवनागरी, हिंदी देवनागरी, मराठी देवनागरी, गुजराती देवनागरी, अंग्रेजी रोमन, फ्रेंच रोमन, उर्दू, फारसी, स्पेनिश रोमन, जर्मनी रोमन, अरबी, पंजाबी गुरुमुखी और असमिया भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती हैं। अब हम व्याकरण पर ध्यान दें कि व्याकरण क्या है। तो व्याकरण शब्द का सामान्य अर्थ होता है शब्दों, वाक्यों एवं भाषा का विश्लेषण। जैसे आपको जो दिख रहा है, इसमें बच्चा अशुद्ध वाक्य बोल रहा है, जबकि माता ने उसको शुद्ध बोला। तो व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के स्वरूप संबंधी नियमों का शुद्ध ज्ञान एवं प्रयोग सिखाता है। यह आवश्यक नहीं कि किसी भाषा को सीखने के लिए व्याकरण का ज्ञान आवश्यक हो। भाषा प्रयोग से अधिक शीघ्रता से सीखी जा सकती है। बच्चा जिस घर में जन्म लेता है उस घर में बोली जाने वाली भाषा उसे जन्मजात आ जाती है, लेकिन बड़े होकर यदि वह भाषा के स्वरूप अर्थात वर्ण, शब्द, वाक्य को अधिक स्पष्ट रूप से समझना चाहता है तो उसका सम्यक ज्ञान, एक्यूरेट नॉलेज प्राप्त करना आवश्यक है। तो व्याकरण का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त यदि कोई और भाषा सीखी जाती है तो उसके ज्ञान के लिए और शुद्ध शब्दों तथा वाक्यों के प्रयोग के लिए व्याकरण का ज्ञान आवश्यक होता है। जैसे भारत में अंग्रेजी सीखने के लिए अंग्रेजी व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। भाषा पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करने के लिए शुद्ध बोलने एवं लिखने के लिए व्याकरण का अध्ययन आवश्यक है। अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन का सर्वोच्च साधन भाषा ही है। टूटी फूटी भाषा भावों को समझने में बाधक बन जाती है। भाषा को व्यवस्थित रूप देने में व्याकरण का बहुत महत्व है। व्याकरण ही भाषा का मानक यानी स्टैंडर्ड रूप निर्धारित करता है। अब हम देख लें कि व्याकरण के मुख्य कौन कौन से अंग हैं। वर्णों के मेल से शब्दों का निर्माण होता है और शब्दों के मेल से वाक्यों का। भाषा वर्णों की एक ऐसी व्यवस्था है
जिसमें वर्णों और शब्दों का संयोजन एडजस्टमेंट कुछ इस प्रकार से किया जाता है कि वह एक निश्चित अर्थ को प्रकट करने में सफल होते हैं। जैसे निखिल विद्यालय जाता है, इसमें निखिल क्या है, करता है, विद्यालय कर्म है और जाता है वो क्रिया है। यदि इस क्रम को बदल दिया जाए तो इसके अर्थ में दुविधा उत्पन्न हो जाएगी। व्याकरण शास्त्र में इन्हीं तीनों वर्णों, शब्दों और वाक्यों के स्वरूप का निर्माण, उद्भव, संश्लेषण और संयोजन आदि का विस्तार से वर्णन किया जाता है। इस प्रकार व्याकरण को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, वर्ण विवेक, फोनोलॉजी। इसमें वर्णों के स्वरूप, भेद, प्रकार, स्थान, उनकी उत्पत्ति, संयोग, विधि आदि पर विचार किया जाता है। दूसरा है शब्द विवेक, जिसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं। इसमें शब्दों के स्वरूप, भेद, व्युत्पत्ति, प्रकार, लिंग, वचन, काल आदि पर विचार किया जाता है। और तीसरा है विवेक, वाक्य विवेक, सिंटैक्स। इसमें वाक्य रचना, भेद, अंग प्रत्यंग, विभिन्न प्रकार अर्थात पत्र, प्रस्ताव, कहानी, विराम चिन्ह आदि पर विचार किया जाता है। कुछ हम लोग और जान लेते हैं कुछ विस्तृत चीज़, जैसे कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 122 मुख्य भाषाएं और 1599 गौण भाषाएं हैं। यदि भाषा में बोलियां और जनजातीय भाषाएं भी शामिल कर ली जाएं तो उनकी संख्या 3000 से भी अधिक है। आज की क्लास में बस इतना ही। नमस्कार।